आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीपीएस रहे राजेश धर्माणी ने अपने पद से दूसरी बार इस्तीफा दिया था। आखिरकार क्या कारण था इस्तीफा देने का और आने वाले समय में राजेश धर्माणी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर बिलासपुर में मौजूद हमारे संवाददाता विजय भारद्वाज ने राजेश धर्माणी से खास बातचीत की। नमस्कार, आज हमारे साथ डे एंड नाइट में जुड़े हैं घुमारवीं विधानसभा से विधायक और पूर्व में सीपीएस रहे राजेश धर्माणी जी, जिन्होंने हाल ही में अपने सीपीएस पद से इस्तीफा दिया है। आइए करते हैं उनसे कुछ बात, क्या कारण रहे थे कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका पद है इसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आई हो या फिर डंपिंग, जिसकी जो बात सामने है कि डंपिंग पद था, क्या कारण रहे कि किस तरह की डंपिंग पद था? इस्तीफा तो पहले दिया था, उसको सिर्फ एक कुछ समय के लिए टाल दिया था क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन थे और इन चुनावों में पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए डेफर किया था। जैसे ही चुनाव संपूर्ण हुए उसके एकदम बाद जो है कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अगर आप देखें तो संवैधानिक तौर पे जो संसदीय सचिव हैं, मुख्य संसदीय सचिव के पद हैं, इनके पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं कि आप कोई सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए किसी तरीके से अपना योगदान दे सकें। मैंने महसूस किया कि ऐसे पद का कोई फायदा नहीं है, इसमें सुविधाएं तो आपके पास सारी हों लेकिन काम करने के लिए कुछ ना हो, इसलिए। सर कहीं पद कह रहे हैं आप? मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास फाइल आती है, हम फाइल में कोई अपना कमेंट जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जब आपने ये पद से इस्तीफा दिया तो जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के सूचना से सब कुछ, या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के वीरभद्र सिंह जी, उनका किस तरह से रिएक्शन रहा है इसको लेकर के? अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। जो मेरे तरफ से जो कदम उठाना था वो मैंने उठा लिया, बाकी मुख्यमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष वही अब इसका जवाब दे सकते हैं। या किस तरह के आपको बनाने की कोशिश की गई हो कि नहीं छोड़? तो कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के जो है ये फैसला लिया है और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए, तब हमारे निर्णय जो है वो बेहतर होते हैं, जनहित में होते हैं। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जो भी रिटायर हुए हैं आई.डी. भट्टाचार्य जी, उनके रिटायरमेंट पार्टी पर आप भी वहाँ थे, बीजेपी के नेता वहाँ थे, प्रेम कुमार धूमल वहाँ थे, कहीं ना कहीं आप वहाँ साथ में बैठे, कोई ऐसे तो नहीं कि आने वाले टाइम में बीजेपी में शामिल होने की कोई रणनीति बन रही हो या कोई बात चल रही है? ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, ये तो एक ख्याली चुनाव है कुछ लोगों का। बाकी जहाँ तक सोशल फंक्शंस की बात है, अगर इनमें भी हम राजनीति ले आएंगे तो मुझे लगता है कि समाज के फिर टूटने के आसार हो जाएंगे। राजनीति समाज में वर्टिकल डिवीजन ले आए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का कुछ नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्र से वो बड़े अधिकारी डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं। हमारे क्षेत्र के लिए के लोगों के साथ काफ़ी उनका मेलजोल था, हमारे पहले से ही उनके पारिवारिक संबंध हैं और उसके चलते जो है वहाँ पर मुझे बुलाया गया था, मैं भी गया था, आशा कुमारी जी भी आए थे वहाँ पर और वहीं पे धूमल साहब पहले से मौजूद थे। उसमें क्या हुआ, कोई बड़ी बात भी नहीं है, इसमें मिलना जुलना है चलता रहेगा। उसको लेकर के बातें, अब क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? घुमारवीं की जनता से, क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है और विधायक के तौर पे मैं वो हर संभव कोशिश कर रहा हूँ जो विधायक को करनी चाहिए अपने क्षेत्र की चौमुखी विकास के लिए। एक विधायक को जो है 3 स्तर पे काम करना होता है। पहला है सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए, पॉलिसी मेकिंग के, ओवरऑल गवर्नेंस इम्प्रूव करने के लिए जो है वो अपना योगदान दे, उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र की डेवलपमेंट का है,
उसके लिए जो है पूरे जब से हमारी सरकार बनी है एकदम से जो है उस पर काम शुरू हुए हैं और उनको तेज़ गति के साथ जो है करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा है कि हम एक जो वैल्यू सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है एक लीड बाय एग्जांपल की जो सिद्धांत है उसके ऊपर चलें, अपने आप को एक उदाहरण बनाकर पेश करें कि जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, हम उनको जिंदा रखें, उनको मजबूती प्रदान करें और अपने आप भी उस रास्ते पर चलें, बाकी लोगों को भी उस पर रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम तीनों स्तरों पे काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक जो विधायक को करना चाहिए वो मैं हर काम करूँ। सर, मंत्री बनना चाहेंगे आप फिर? कि पार्टी को सोचना है कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो जो लोगों का काम है वो करना है, जहाँ पार्टी हमें ड्यूटी देगी उस काम को करेंगे। धर्मानी जी, आपका हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ 12वीं विधानसभा से विधायक और पूर्व में CPS रहे राजेश धर्मानी जी। देश में 16 मई को नतीजे आने हैं और इसके लिए हिमाचल प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के हर राउंड के बाद EVM को दोबारा चेक किया जाएगा और हर राउंड का बाकायदा चार्ट बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गलती की संभावना ना रहे। मतगणना के लिए स्टाफ को मतगणना करने का प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया है। मतगणना के लिए भारत सरकार की ओर से एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किया जाएगा। हर केंद्र में मीडिया रूम स्थापित किया जाएगा जहां से मतगणना का अपडेट होता रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर संसदीय सीट के साथ सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी 16 मई को आ जाएंगे। मतगणना के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह 8 बजे से रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे। पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो हमने पहले ही तैयार कर ली थी। सेंट्रल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सिक्योरिटी कवर्स होंगे। सबसे पहले सर्कल में होंगे सेंट्रल पुलिस फोर्स, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस और आउटर थर्ड पेरिफेरी में भी हमारी आर्म पुलिस ही पेट्रोलिंग करेगी। उस दिन के लिए चाहे कैंडिडेट्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, उनके इलेक्शन एजेंट्स हों, मीडिया हों, सबके लिए पासेस की व्यवस्था की गई है और जो जिसके पास होगा उसको ही एंट्री मिल पाएगी। हमीरपुर निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर के मुताबिक मतगणना के लिए 5 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और इन मतगणना केंद्रों में केवल अधिकृत कार्ड धारक को ही प्रवेश करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना का समय होगा 8 बजे सुबह पोस्टल बैलेट की पहले और उसके आधे घंटे के बाद दूसरी तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हम हर राउंड के बाद हमने हर कमरे में ऑडियो सिस्टम लगाया हुआ है, स्पीकर सिस्टम, तो हर राउंड के बाद हम घोषणा भी कर देंगे और जैसे जैसे बाकी जिलों से भी हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र की रिपोर्टें आती रहेंगी, हम वैसे वैसे ही उसको अनाउंस करते रहेंगे। मतगणना के दौरान केवल कार्ड धारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा और मोबाइल ले जाने पर पूर्णतः मनाही होगी। साथ ही मतगणना के अंदर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है जो पल पल की जानकारी से लोगों को अवगत कराती रहेगी। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, डे नाइट न्यूज। कुल्लू के विधायक और हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह आजकल अपनी चुनावी थकान उतार रहे हैं। अपने परिवार के साथ तो वो समय बिता ही रहे हैं, साथ ही उनका पार्टी का काम और जनता से मिलना भी लगातार जारी है। कई दिनों से अपनी पार्टी के प्रचार में दिन रात जुटे नेताओं ने लोकसभा के सभी चरणों के मतदान खत्म होने के बाद राहत की सांस ली है। अपनी पार्टी को जिताने के लिए जगह जगह बैठ के और जनसभा आयोजित करने के बाद नेता अब कुछ समय घरवालों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे ही नेता हैं हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह आजकल अपनी चुनावी थकान उतारने में लगे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। हालांकि इस दौरान भी वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। महेश्वर के मुताबिक चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन उनकी दिनचर्या नहीं बदली है। चुनाव के आने और जाने से दिनचर्या में कोई अंतर नहीं होता। अभी भी वही समय उठने का है। सवेरे 4:30-5 बजे उठने के बाद अपना स्नान इत्यादि करके लोगों की डाक को डिस्पोज करना, अपने खेतों का चक्कर काटना और उसके बाद 9 बजे के बाद जो भी पब्लिक आए उसको अटेंड करना, ये दिनचर्या मेरी रहती है। महेश्वर सिंह के मुताबिक चुनाव के जो भी परिणाम होंगे उन्हें स्वीकार करना होगा, लेकिन उन्होंने लगे हाथ यह भी कह दिया कि इस बार का परिणाम चौंका भी सकते हैं। जो भी परिणाम आएंगे उसको स्वीकारना है, उसमें कहीं अपनी दिनचर्या में फर्क थोड़ी पड़ेगा।
इस चुनाव के परिणाम से जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से हूं, विधायक रहूंगा और विधायक को जो अपना दायित्व निभाना उसको निभाता रहूंगा। कुल्लू के विधायक और हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार वह आप पार्टी का प्रचार करते नजर आए और आप पार्टी के लिए उन्होंने कई बैठकें भी आयोजित की। कुल्लू से मनविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुई भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण जहां तापमान में भारी गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ इस बारिश और आंधी से हमीरपुर जिला के बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। आम, लीची, नींबू के बागवानों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमीरपुर जिले के नादौन, बिछड़ी, सुजानपुर में आम और लीची की फसल को तो करीबन 40 से 50% तक का नुकसान हुआ है। ज़्यादातर नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है। इस बार आम के पौधों को देखकर लग रहा था कि आम की बम्पर फसल होगी, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के ज़्यादा होने से बागवानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें अब साफ देखी जा सकती हैं। कुछ दिनों से उत्तर भारत में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी की तपिश से निजात दिलाई है, लेकिन हमीरपुर के लोगों के लिए ये बारिश मुसीबतों की सौगात लेकर आई है। यहाँ के वार्ड नंबर 3 में हल्की बारिश भी लोगों का जीना मुहाल कर देती है। वार्ड नंबर 3 के दर्जनों घरों की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता तालाब का रूप धारण कर लेता है, जिससे इस रास्ते से होकर लोगों का आना जाना अब बंद हो गया है। ये नज़ारा किसी तालाब या नदी नाले का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 की गलियों और सड़कों का है। यहाँ बारिश में हर बार ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। बारिश यहाँ के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। हल्की बारिश भी यहाँ के लोगों की मुसीबतों का सबब बन जाती है, क्योंकि वार्ड से घरों की ओर जाने वाले रास्ते में गलियों में बारिश का इतना पानी जमा हो जाता है कि लोगों का चलना फिरना दूभर हो जाता है। हालत ये हो जाती है कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने बड़ों के कंधों पर बैठकर जाना पड़ता है, और अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हो तो कई बार उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है। वर्दी खराब होने का डर अलग सताता है। जब भी बारिश होती है और हम स्कूल जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया होता है, जिसकी वजह से हमारे को स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। शाम को भी कहीं पर जाना हो तब भी दिक्कत होती है। हाँ, हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, फिर सारी ड्रेस गंदी हो जाती है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया है। इस कारण हर वक्त गलियों में पानी जमा रहता है। इस बारे में नगर परिषद से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। IPH में लग एप्लीकेशन दी है, वो 2-3 बार पर्सनली भी मिले SDO साहब से, और सिर्फ उन्होंने आज ही भेजा और टेम्परेरी कर गया, लेकिन फिर भी बारिश का लगातार चला रहता। उसके अलावा कमेटी में एप्लीकेशन दे रखी है, वहाँ पर भी कोई सुनता है नहीं। उन्होंने बोला कि जे को भेजेंगे, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक, और सारे लोग परेशान, बच्चे बूढ़े सारे परेशान होते हैं यहाँ पे आकर। वहीं वार्ड नंबर 3 के पार्षद अनिल सोनी का कहना है कि वो इस समस्या से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने इसका ठीकरा वार्ड नंबर 3 के वासियों पर ही फोड़ा। सोनी ने कहा कि स्थानीय वासियों की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने से समस्या और गंभीर हो रही है। फिर भी उन्होंने इस मुसीबत को दूर करने के लिए जल्द बजट का प्रावधान करने की बात कही। जब उनकी पर्सनल जमीन से जाती है तो बिना उनकी इजाज़त के या बिना उनकी मर्जी के हम उसको थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आज फिर जाके हम उनकी रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और इसको सेटल कर देंगे। गौरतलब है कि हमीरपुर शहर में सीवरेज प्रणाली भी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई है, और वार्ड नंबर 3 में सीवरेज का गंदा पानी लोगों की परेशानियों को और बढ़ा देता है। नतीजा, उन्हें दो तरफा आफत का सामना करना पड़ता है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से विश्व संवाद केंद्र द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिमला में आयोजित इस समारोह में अलग अलग श्रेणी के 5 पत्रकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। इनमें प्रिंट मीडिया के पंजाब केसरी के संवाददाता सीताराम खजूरिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में डे एंड नाइट न्यूज़ के वरिष्ठ प्रधान संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा, महिला पत्रकार श्रेणी में हिंदुस्तान टाइम्स की भवानी नेगी,
युवा पत्रकार श्रेणी में दैनिक जागरण के मुख्य संवाददाता प्रकाश भारद्वाज और फोटो जर्नलिस्ट की श्रेणी में दैनिक भास्कर के अजय भाटिया को सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजीव बिंदल ने सभी सम्मानित पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया द्वारा राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर समाज के हर पहलू को दुनिया के सामने लाकर पत्रकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति लाने में कामयाबी हासिल की है। विश्व संवाद केंद्र ने जो प्रतिवर्ष किए जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत शिमला में एक सम्मान समारोह किया। मैं समझता हूं कि जो पत्रकार जगत के बंधु भगिनी सम्मानित हुए, ये बहुत छोटा गौरव उनके लिए है और उनका महत्व बहुत अधिक है। इतना अधिक है, आप राजनीतिक सामाजिक जीवन की बात कहते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक दिन में अगर 10 खबरें कहीं से जनरेट हुई हैं और उन 10 खबरों में कौन सी महत्वपूर्ण है, किसको टॉप लाइन के ऊपर आना चाहिए, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, इसका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी आवाज़ का जादू मंच पर बिखेरने की चाह रखते हैं या फिर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए राह तलाश रहे हैं तो सिडार फिल्म्स ऐसे कलाकारों को सुनहरा मौका देने के लिए संगम सुर और संगीत का आगाज़ करने जा रहा है। वहां इसके लिए सिडार फिल्म्स द्वारा शिमला में 10 मई से ऑडिशन की शुरुआत की जा चुकी है। अब शिमला के अलावा सोलन, नाहन, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू में भी ऑडिशन की प्रक्रिया 14 जून तक जारी रहेगी। हमारा देश हमेशा से ही कला और कलाकारों का खजाना माना जाता रहा है और अगर आज के दौर में आपके पास टैलेंट है तो इसे निखार कर दुनिया के सामने लाने वाले टैलेंट शोज की भी कोई कमी नहीं। हमने ऑडिशंस तो वॉइस पे देख के लिए जाते हैं, वॉइस देखे तो ज़्यादा नहीं रहेगा, बट हम एक चीज़ जानना चाहते हैं बच्चों से भी कि जो जॉनर्स होते हैं अलग अलग तरह के, कोई क्लासिकल गाता है, कोई सूफी गा रहा है, कोई सेमी क्लासिकल गाता है, तो हम एक चीज़ में कोई बंधा ना रह जाए। हम चाहते हैं कि क्लासिकल भी गाए और वो फोक्स भी गाए, सेमी क्लासिकल भी गाए और डिवोशनल्स भी गाए, हर तरह का जॉनर यूज़ करें। इनके लिए टेलीविजन पर कई टैलेंट शोज चल रहे हैं जो हमें नाम शोहरत के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम दिलाता है। ऐसा ही एक सिंगिंग टैलेंट बेस्ड शो संगम सुर संगीत का सीजन 2 के ऑडिशन शिमला में शुरू हो गए हैं। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं जगह जगह पे और विनर भी रह चुकी हूँ, बट यहाँ पर संगम सुर संगीत का ये प्लेटफॉर्म मुझे हाई लेवल का लग रहा है और मुझे लगता है कि इसमें आगे टफ चैलेंजेस आएंगे और बहुत टफ कंपटीशन है आगे इसमें। मैंने लास्ट ईयर भी ये ऑडिशन दिया था एंड मैं उस टाइम भी सिलेक्ट हुई थी एंड दिस टाइम अगेन मैंने जब ऑडिशन दिया मैं फिर से सिलेक्ट हो गया एंड इस टाइम मैं कुछ अच्छा करके दिखाना चाहती हूँ, इस चैलेंज को जीत के दिखाना चाहती हूँ। हमारे इवेंट का जो प्राइम मोटिव है वो है यूथ को प्रमोट करना, बिकॉज इस फील्ड में म्यूज़िक की जो ये फील्ड है इसमें बहुत सारा क्रेज़ और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर हिमाचल में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टेज के ना होने से या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ना होने से कहीं ना कहीं वो संगीतकार फनकार छोड़ देता है अपने इस अदाकारी को। एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूथ को प्रोवाइड किया जाए, अच्छे मंच प्रदान किया जाए ताकि वो उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा राइज करे और साथ ही साथ उनको एक कैरियर ओरिएंटेड सोच दे। इस शो के पिछले सीजन को लोगों का भरपूर प्यार मिला था, तो इस साल ये शो और भी बड़े लेवल पर होने जा रहा है। संगम सुर संगीत का शो का उद्देश्य हिमाचल की गायकी को एक नई बुलंदियों पर ले जाने का है। जो हमारी सोच रहती है यूथ को कि उन्हें एक मंच प्रदान करने की, जैसे इस बार प्राइजेस हैं, 1 लाख रुपए कैश प्राइज है जो विनर है, उसके बाद गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सेकंड प्राइज 50,000 कैश प्राइज है, थर्ड 30,000 कैश प्राइज है, फोर्थ और फिफ्थ को अच्छे प्राइजेस हैं, टॉप 5 में उनको सबको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सुनने में है कि एज अ जज इस शो से बॉलीवुड जगत की कई बड़ी सिंगिंग हस्तियां जैसे शंकर एहसान लॉय, मोहित चौहान और इंडियन ओशन भी जुड़ने जा रहे हैं और इसके चलते इस ऑडिशन इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि इस बार अब तक पिछले सीजन के मुकाबले कई भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो गई है। मोहित प्रेम शर्मा के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर
हम दिखेंगे YouTube पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।